हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन के सारे टाइप हैं, उनका हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इसके टाइप देखें, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें। तो क्या डेफिनेशन होगी म्यूटेशन की? जीवों के आनुवंशिक संगठन में जो परिवर्तन आते हैं उसे आप म्यूटेशन कहते हैं। अब परिवर्तन आने के कई रीजन हो सकते हैं और जो परिवर्तन लाते हैं उन्हें म्यूटेशन कहते हैं। दो तरह से आप म्यूटेशन देख सकते हैं, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दूसरा होता है जीन म्यूटेशन। अब इन्हें भी वापस से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसे कैसे डिवाइड करेंगे? आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसे एक होता है हेटेरोप्लॉइडी, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होगा। एक होता है क्रोमोसोमल एबरेशन, जिसमें गुणसूत्रों की संरचना में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखिए इन्हें भी वापस से दो अलग डिवाइड किया है। प्लॉइडी में भी आपको दो पोर्शन दिखाई देंगे, एक होता है यूप्लॉइडी, एक होता है एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या होगा? वहाँ पे गुणसूत्रों की सेट जो है उसकी संख्या में वृद्धि हो सकती है या फिर कमी हो सकती है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा? जो सेट है उस सेट में गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी, ठीक है। यूप्लॉइडी में तो सेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, लेकिन एन्यूप्लॉइडी में सेट में जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या में वृद्धि या कमी दिखाई देती है। अगर संरचना की बात करें, जैसे आप क्रोमोसोमल एबरेशन बोल रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कोई भी हिस्सा टूट जाता है उसे डिलीशन कहते हैं, कोई भी हिस्सा टूट के अलग तरीके से लगता है उसे इन्वर्सन कहते हैं, कोई भी गुणसूत्र का हिस्सा वापस से डबल हो जाता है उसे डुप्लीकेशन कहते हैं, कोई भी हिस्सा ट्रांसलोकेट हो जाता है उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो डिवाइडेशन है, अलग अलग टाइप्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो जीन म्यूटेशन देखते हैं। तो जीन म्यूटेशन देखें तो इसे पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। इसे दो पार्ट से आप डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन दो तरह से आपको देखने को मिल सकता है, एक होता है ट्रांजिशन जिसे बोलते हैं संक्रांति, दूसरा होता है ट्रांसवर्सन जिसे बोलते हैं अनुपतन, ठीक है, ट्रांसवर्सन। तो संक्रांति में क्या होगा? ट्रांजिशन में होता है सेम का सेम के साथ में प्रतिस्थापन, जबकि ट्रांसवर्सन में सेम का अपोजिट के साथ में प्रतिस्थापन होता है। नाइट्रोजनी क्षार प्रतिस्थापित होते हैं। जैसे दो तरह से नाइट्रोजनी क्षार आप देख सकते हैं, या तो वो पैरामिडीन होगा या फिर वो प्यूरिन हो सकता है, ठीक है। पैरामिडीन में कौन कौन से आते हैं आपके? सबसे पहले बात करते हैं प्यूरिन में। तो प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पैरामिडीन में आते हैं साइटोसिन और थाइमिन। अगर साइटोसिन को नया नाइट्रोजनी क्षार यहाँ पे आ जाता है, साइटोसिन को थाइमिन प्रतिस्थापित कर देता है, तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। अगर साइटोसिन को ए प्रतिस्थापित कर दे, ठीक है, यानी कि अपोजिट प्रतिस्थापित कर रहा है नाइट्रोजनी क्षार को, उसे ट्रांसवर्सन कहते हैं। सेम को सेम के साथ में कर रहा है उसे ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार को प्रतिस्थापित कर देता है प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार, या फिर पायरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षार का प्रतिस्थापन पायरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षार से हो जाता है, उसे ट्रांजिशन कहते हैं। जबकि ट्रांसवर्सन में क्या होगा? प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार का प्रतिस्थापन पायरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षार से होगा, ठीक है, ओके। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन, और इससे सब्स्टिट्यूशन से जो डिजीज होगी वो होती है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार है वो प्रतिस्थापित, जैसे हमारे पास में जेनेटिक कोडोन से इस तरह से प्रोटीन की संरचना में आपके अमीनो अम्लों की श्रृंखला मिलेगी। अमीनो अम्लों की सूचना है वो जेनेटिक कोडोन के रूप में संरचित रहती है। अगर ये नाइट्रोजनी क्षार यहाँ पर प्रतिस्थापित होता है तो जरूरी नहीं है वो अमीनो अम्ल चेंज हो जाएगा। कई बार एक अमीनो अम्ल को कोडित करने के लिए एक से ज़्यादा वहाँ पे कोडोन होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा? इसमें अब की बार एक नाइट्रोजनी क्षार प्रतिस्थापित नहीं होगा, अब की बार एक या दो नाइट्रोजनी क्षार के जुड़ने या हटने से ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे जेनेटिक कोडोन की रीडिंग चेंज हो जाती है, जैसे हमारे पास में ये थी पहले, ठीक है। अब क्या होता है? यहाँ पे एक नया नाइट्रोजनी क्षार जुड़ जाता है सी, ठीक है। तो पहला कोडोन तो ये हो गया, सी जोड़ दिया है हमने इनके बीच में, ये अब एक नया कोडोन बन गया है, ठीक है। तो
ये आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, अमीनो अम्ल बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे और आपका पूरी रीडिंग जो फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, जिससे आपके नए प्रोटीन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसमें जो डिजीज़ होती है वो थैलेसीमिया होती है, जो कि ज़्यादा खतरनाक होती है आपकी सिकल सेल एनीमिया से। तो अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ज़्यादा हानिकारक होता है सब्स्टिट्यूशन से, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें प्रोटीन के चेंज होने की संभावना कम होती है, क्योंकि इसमें एक या दो नाइट्रोजन सारी चेंज हो रहे हैं, जबकि इसमें पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं हेटेरोप्लॉइडी यानी कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। तो यूप्लॉइडी में देखते हैं। तो यूप्लॉइडी में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास में एक सेल है, द्विगुणित सेल है, अगर उसमें से एक सेट कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं मोनोप्लॉइडी। अगर एक सेट बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं, जैसे एक सेट बढ़ के 3n हो गया है तो इसे ट्राइप्लॉइडी बोलेंगे, और टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी। अगर 6n हो जाता है तो हेक्साप्लॉइडी, 7n हो जाता है तो हेप्टा। ठीक है, इसमें यूप्लॉइडी में क्या होता है, गुणसूत्रों की सेट की संख्या में वृद्धियां कमी होती है। तो यहाँ तो ये वृद्धि हो रही है सेट की संख्या में, यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कमी होती है उसे मोनोप्लॉइडी, अगर 2 की कमी हो जाएगी तो उसे बाइप्लॉइडी। ठीक है, अगर वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि होने के बाद में जितने सेट बन जाते हैं उसी के हिसाब से उसका नामकरण हो जाता है। अब यहाँ पे याद रखना है, जो क्रोमोसोम सेट होते हैं अगर सम संख्या में हैं तो कैसे होते हैं, फर्टाइल होते हैं। अगर विषम संख्या में है तो वो स्टेराइल होते हैं। जैसे ये विषम संख्या में ये स्टेराइल है, जनन नहीं कर पाएंगे। 4n ये सम संख्या में है तो ये कैसे, फर्टाइल है। ये यूप्लॉइडी हो गया। पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, यूप्लॉइडी में ही पॉलीप्लॉइडी आ रही है आपकी। चलिए पॉलीप्लॉइडी की थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। ये यूप्लॉइडी में ही आ रहा है अभी। ठीक है, तो जैसे हमने देखा 2 तरह से म्यूटेशन देखे थे हमने, एक तो क्रोमोसोम म्यूटेशन था, दूसरा जीन म्यूटेशन था। जीन म्यूटेशन हम देख चुके हैं, 2 तरह से था, एक तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, दूसरा वहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रहा था। जबकि क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होता है, एक तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, हेटेरोप्लॉइडी। एक होता है एबरेशन, जिसमें उसकी संरचना में परिवर्तन होगा। हेटेरोप्लॉइडी को वापस से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक होती है यूप्लॉइडी, एक होती है एनीप्लॉइडी। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो यूप्लॉइडी में पढ़ रहे हैं पॉलीप्लॉइडी। तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। ऑटो पॉलीप्लॉइडी से 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ऑटो और एलो। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में एक ही वंश के आपको गुणसूत्रों के सेट दिखाई देंगे, जबकि एलो पॉलीप्लॉइडी में 2 अलग अलग वंश के सेट, अलग अलग किस्म के सेट आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और ये कैसे प्राप्त होते हैं, अंतर्वंशीय संकरण के द्वारा, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब आते हैं हम एनीप्लॉइडी, यानी कि गुणसूत्रों के सेट में से गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धियां कमी। ठीक है, पहले सेट बढ़ रहा था, अब गुणसूत्रों की संख्या में कमी, यहाँ बढ़ोतरी होगी, सेट नहीं बढ़ के अब संख्या में वृद्धियां कमी होगी। जैसे आप 2 पार्ट में देख सकते हैं, एक होता है हाइपो एनीप्लॉइडी, एक होता है हाइपर एनीप्लॉइडी। हाइपो एनीप्लॉइडी में क्या होगा, यहाँ कमी होगी जबकि यहाँ पे वृद्धि होगी। अगर देखिए एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे, मोनोसोमी। जैसे ये गुणसूत्र ये रहा, दूसरा ये रहा, अगर ये हट जाता है तो क्या कहेंगे, उसे मोनोसोमी कहेंगे। अगर 2 सेट है हमारे पास में, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, ठीक है, दोनों सेटों से ये वाले गुणसूत्र हट गया, इससे ये गुणसूत्र हट गया, तो आपको इस तरह से मिल रहा है। इसे बोलते हैं आप डबल मोनोसोमी। ठीक है, अगर ये पूरा सेट ही हट जाता है तो एक पूरा समजात गुणसूत्र चला गया आपका, इसे बोलते हैं नलीसोमी। ठीक है, वापस से देखिए, एक सेट में एक गुणसूत्र की कमी, ये एक सेट है, इसमें इस तरह से मिल रहा है, ये एक गुणसूत्र यहां से कमी हो गई इसकी, तो इसे बोलते हैं मोनोसोमी।
अगर ये दो अलग अलग सेट हैं, प्रत्येक सेट से एक एक गुणसूत्र की कमी होती है, यहाँ से ये हट गया, यहाँ से हट गया, तो इसे बोलते हैं, और ये कैसे हैं, समजात गुणसूत्र नहीं है, असमजात गुणसूत्र हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं डबल मोनोसोमी। लेकिन एक समजात तो पूरे गुणसूत्र की कमी हो गई, ये पूरा हट जाता है, तो ये क्या कहेंगे उसे, नलीसोमी कहेंगे। हाइपर में क्या होगा, एक बढ़ोतरी होगी, जैसे हमारे पास में ये है, एक गुणसूत्रों का सेट है, अब एक गुणसूत्र यहाँ पे बढ़ जाता है, ये ट्राइसोमी है, ठीक है। हाइपर एन्यूप्लॉइडी में देखते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह से एक अगर गुणसूत्र बढ़ता है तो उसे ट्राइसोमी बोलते हैं, अगर दो अलग अलग सेट में गुणसूत्र बढ़ता है तो उसे डबल ट्राइसोमी बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास में दो अलग अलग सेट हैं, इसमें गुणसूत्र एक बढ़ा है दोनों सेटों में, तो इसे क्या बोलेंगे, डबल ट्राइसोमी। अगर पूरे एक सेट में दो गुणसूत्र बढ़ गए हैं इधर और इधर तो इसे बोलते हैं टेट्रासोमी। तो ये है हाइपर एन्यूप्लॉइडी। अब हम आते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस पे, ठीक है। ये आपके डिलीशन देखते हैं। सबसे पहले डिलीशन में कोई भी खंड टूट जाता है तो टर्मिनल पार्ट पे अगर टूटता है तो उसे टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। तो नंबरिंग से देख सकते हैं, जैसे एक या दो पार्ट वाला इसमें हिस्सा गायब है तो टर्मिनल डिलीशन है। इंटरकैलरी डिलीशन है, जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट इसमें अगर टूट जाता है, जैसे ये सेंट्रोमियर वाला पार्ट टूट गया तो इसे इंटरकैलरी डिलीशन कहते हैं। इन्वर्सन में क्या होगा, कोई खंड टूट के वापस से जुड़ता है लेकिन क्रम उसका अलग हो जाता है, तो इसके उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर जो और उनके बीच की जो दूरी है जिसे हम सेंटीमॉर्गन में मापते हैं वो यहाँ पे चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे देखिए पैरासेंट्रिक होता है, जिसमें जो टूटा हुआ हिस्सा है वो सेंट्रोमियर से दूर होता है, जैसे एक और दो है, पहले इस तरह से लग रहे थे, अब की बार दो ऊपर आ गया है टूट के, ये सेंट्रोमियर से दूर है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्सन, पैरासेंट्रिक इन्वर्सन। पेरिसेंट्रिक इन्वर्सन में जो टूटा हुआ खंड है वो वहाँ पे सेंट्रोमियर रखता है। जैसे नंबरिंग में देखिए 4 पहले यहाँ था, अब नीचे आ गया है, जबकि 5 ऊपर आ गया है, तो ये सेंट्रोमियर के पास में हो रहा है, इसलिए इसे पेरिसेंट्रिक इन्वर्सन कहते हैं। ओके, डुप्लीकेशन में क्या होगा, कोई भी खंड है गुणसूत्र का वो अपने को रिपीट कर देता है। ये किसमें देखने को मिलेगा, ड्रोसोफिला में बारआई कैरेक्टर है वो डुप्लीकेशन की वजह से होता है। कई बार समयुग्मजीय अवस्था में जो अप्रभावी लक्षण है, जो घातक अप्रभावी लक्षण है, वो डुप्लीकेट होने की वजह से वहां पे समयुग्मजीय अवस्था में घातक जीन आने से वहां पे डेथ हो जाती है। ट्रांसलोकेशन देखें, जिसे आप बोलते हैं दो असमजात गुणसूत्रों के बीच में आदान प्रदान खंडों का, उसे बोलते हैं इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। लेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर वो कैसा होता है, समजात गुणसूत्रों के बीच में होता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। सबसे पहला पार्ट है सिंपल ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होगा, कोई भी जैसे 3 और 4 यहाँ से देख सकते हैं और इसके में जाके अटैच हो गए, ये सिंपल होता है। शिफ्टिंग में बीच में अटैच हो जाता है, जैसे 5 और 6 है, दूसरे असमजात गुणसूत्र के बीच में यहाँ पे अटैच हो गए हैं, देखिए, तो ये शिफ्टिंग ट्रांसलोकेशन है। जबकि रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में दो असमजात गुणसूत्रों के बीच में गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। जैसे ई और एफ है, ये ऊपर आ जाएगा, 5 और 6 ये नीचे अटैच हो जाएगा, ठीक है। एक तरह का कैंसर क्रोमिक माइलॉइड ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है, जो कि 9वें और 22वें गुणसूत्र के बीच में आदान प्रदान से होता है। तो गाइस हमने क्या देखा, हमने म्यूटेशन देखा है, जीवों के आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन हमने 2 तरह से देखा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एक होता है जीनोमिक म्यूटेशन। जीनोमिक म्यूटेशन, जीनोमिक म्यूटेशन हमने 2 तरह से देखा, एक तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन था, दूसरा कौन सा था आपका, सब्स्टिट्यूशन। जबकि क्रोमोसोमल म्यूटेशन कैसा था, एक तो हेटेरोप्लॉइडी था जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो रहा था, दूसरा क्या था आपका, क्रोमोसोमल एब्रेशंस, जिसमें गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो रहा था, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो रहा था। हेटेरोप्लॉइडी 2 तरह से देखी हमने, एक तो एन्यूप्लॉइडी थी, एक यूप्लॉइडी थी और एक एन्यूप्लॉइडी थी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा म्यूटेशन के बारे में डिस्कशन। आई होप गाइस you will get it. If you have any problem then comment down below. Thanks.